गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारे इस नए सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आई होप आप सब एकदम फ्रेश होके बैठे हुए हैं। हम एक अच्छा सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। नॉन टेक्सुअल पैसेज। आपको स्क्रीन पर टॉपिक दिख ही रहा होगा, नॉन टेक्सुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अब इसके पहले पेपर पैटर्न और वो सब आप काफी कुछ डिस्कस हम सारे सेशंस में कर चुके हैं, पर एक बार फिर भी हमारा नॉलेज हम फिर से ब्रश अप करेंगे और उसके बाद में अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी को पता है हमारा 80 मार्क का पेपर होगा, 20 मार्क आपके इंटरनल होंगे। ठीक है, तो इसके जो सेक्शन वाइज क्वेश्चन और मार्क्स डिवाइडेशन और टाइम डिवाइडेशन को हम आज पहले शुरुआत में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे वापस से। फ्रेमवर्क एंड फॉर्मेट ऑफ एक्टिविटी शीट। ये सारी स्लाइड्स का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको जब वापस से रिवाइज कभी करना हो तो आपके पास मटेरियल हो देखने के लिए। ठीक है, रिटर्न पेपर 80 मार्क्स का होता है। उसमें डिफिकल्टी वाइज मतलब कठिन कितना क्या होगा और इजी कितना क्या होगा उसका डिवाइडेशन क्या होता है। देखिए 40% पेपर जो है 80 मार्क्स में से 40% पेपर आपका एकदम इजी लेवल का होता है और 40% मीडियम थोड़ा सा उससे कठिन लेवल का होता है, 20% ही चैलेंजिंग होता है। एक्चुअली अगर आप अच्छे से साल भर प्रैक्टिस करेंगे तो वो 20% भी चैलेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, पर फिर भी मार्क्स देने के हिसाब से डिवाइडेशन इस तरह से किया जाता है क्वेश्चन पेपर का। ओके, अब सेक्शन वाइज एक बार हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर और टाइम डिवाइडेशन मार्क्स डिवाइडेशन देख लेते हैं। पेपर में टोटल आपके 6 सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं और 7 क्वेश्चन होते हैं। हर सेक्शन में एक क्वेश्चन है। सिर्फ सेक्शन 5 में 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। हम लोग सेक्शन वाइज एक बार देख लेते हैं पूरा। सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी होता है, क्वेश्चन 1 ए एंड बी। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 ए 8 मार्क का होता है और क्वेश्चन नंबर बी 2 मार्क का होता है। ये एकदम डिटेल में आपने पहले के सारे सेशन में पढ़ा हुआ है। सेक्शन 1 2 3 इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। हम एक बार सिर्फ शॉर्ट में उसको देख लेते हैं क्या होता है। कंप्लीट द वर्ड्स आता है लैंग्वेज स्टडीज में, शब्द दिया होता है और उसमें एक लेटर गायब होता है तो वो लेटर आपको फिल करके लिखना है। ठीक है, अब इसमें भी पिछले साल से आपको ऑप्शन मिलने लग गए हैं, पर सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप ऑप्शन में इसमें कुछ भी छोड़े नहीं। अगर ये रॉन्ग हुआ तो वो राइट हो जाएगा। इस बेस पर ही पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है शुरुआत का। ठीक है, पीछे का नहीं बोल रही हूँ मैं, राइटिंग स्किल वाला नहीं, पर शुरुआत का जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो लैंग्वेज स्टडी में 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से आपको 4 करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 ए में और क्वेश्चन 1 बी में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है। पर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए इसमें, ताकि अगर कुछ एक गलत हो तो दूसरा सही हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। किसी भी तरह से हमें मार्क्स मिलना ये हमारा उद्देश्य है। तो लैंग्वेज स्टडी में वर्ड कंप्लीट करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको ABCD के ऑर्डर में अरेंज करना, फिर सेंटेंस को पंक्चुएट करना, उचित विराम चिन्ह लगाना, फिर एक बड़ा शब्द दिया होगा उससे छोटे 4 शब्द बनाना, मिनिमम 3 लेटर्स वाला, ये सब आपको पता है। और अच्छी बात ये है कि ये सेम चीज हमने 9th में की हुई है, 9th स्टैंडर्ड में आपने सेम चीज फॉलो की हुई है, तो पेपर पैटर्न पूरा का पूरा सेम ही है। फिर वेब दिया होगा, मतलब बीच में एक नाउन दिया है और आसपास में उसके एडजेक्टिव लिखने हैं, या एडजेक्टिव दिया है और नाउन्स लिखने हैं, या वर्ब दिया है एडवर्ब लिखने हैं, तो वेब चार्ट होता है वो कंप्लीट करना। ये और वर्ड चेन बनाना, वर्ड चेन भी बहुत इजी है। आप लोग को वर्कशीट वगैरह में मिला ही होगा, A to Z आप नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की लिस्ट बना दो तो अपने आप आपके पास पूरा वो 2 मार्क्स पूरा आपके हाथ में है। फिर क्लॉजेस से सेंटेंसेस बनाना, प्रीफिक्स सफिक्स, ये सब लैंग्वेज स्टडी में आएगा। ओके, देन सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी टेक्सचुअल पैसेज। टेक्सचुअल पैसेज मतलब किताब से आपके पैराग्राफ दिया होगा, कोई एक पार्ट के 2 पैराग्राफ होंगे और उन पर क्वेश्चंस होंगे।
10 मार्क के 5, मतलब 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे, A1 A2 A3 A4 A5, सेम B1 B2 B3 B4 B5। हाँ, 10 मार्क के का एक एक क्वेश्चन होगा। टाइम का ध्यान रखिए, हाँ ऊपर लैंग्वेज स्टडी में ही रह गया, 12 मिनट और 3 मिनट, मतलब 15 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम, और इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि 15 मिनट में ही वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। और फिर क्वेश्चन 2 पर आ जाइए, 15-15 मिनट में दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, 15 मिनट में 5 क्वेश्चन ए के और 5 क्वेश्चन बी के अगले 15 मिनट में। तो 15-15 मिनट में ये 10 मार्क के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। अब इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी। ठीक है, और वैसे भी आपने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है। देन आता है सेक्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी, पोएम फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड पोएम फॉर एप्रिसिएशन। इसके मार्क्स देख लो, 5-5 मार्क्स के दोनों होते हैं। पोएम फॉर कॉम्प्रिहेंशन मतलब उस पर प्रश्न दिए होंगे, पोएम, एक पोएम दी होगी, आपकी ही किताब की एक पोएम होगी, उस पर कुछ प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न आते हैं और उनके आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर बी, पोएम फॉर एप्रिसिएशन, ये तो बहुत इजी होता है, पूरे 5 मार्क आपके हाथ में ही है। पांचों पोएम की एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी। सॉरी 5 नहीं 7 पोएम है, अभी 8 एक कट हो गई है, 7 पोएम की एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी। आपको वही पढ़नी है, उसमें से काफी कुछ वही दिया रहता है, राइम स्कीम आपको निकालना आता है। ठीक है, फिर टाइटल दिया होता है, पोएट दिया होता है, सिर्फ आपको सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए। और 10th की सारी पोएम में एलिटरेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, तो उस चीज का टेंशन ही नहीं लेना है आपको। ठीक है, फिर टाइम देख लो, पोएम आपको 10 मिनट्स में, कॉम्प्रिहेंशन यानी प्रश्न उत्तर जो है, 3 ही प्रश्न उत्तर होते हैं, वो आपको 10 मिनट में सॉल्व करने हैं। और पोएम फॉर एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन भी आपका पढ़ा हुआ होता है, वो 8 मिनट दिया है, लेकिन उतना टाइम नहीं लगता उसमें, 5 ही मिनट में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आपकी हाथ की स्पीड बढ़ाइए, बहुत प्रैक्टिस करिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होता है पेपर में हमारा, उस टाइम में पेपर को पूरा करना। आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, जो हम आज अभी डिस्कस करेंगे। इससे ही सिमिलर सेशन आपका हो चुका है टेक्सचुअल पैसेज का। उसमें और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि उस टेक्सचुअल पैसेज में जो पैराग्राफ दिया होता है वो आपके किताब से उठाया हुआ होता है, किताब से एक पैराग्राफ दिया जाता है जो आपने पढ़ा हुआ है, और उस पर 5 प्रश्न होते हैं। और यहाँ नॉन टेक्सचुअल पैसेज में क्या होता है, किताब के बाहर का कोई एक पैराग्राफ दिया होता है, और उस पैराग्राफ पर 5 क्वेश्चन होते हैं, जिनका प्रकार, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो सेम टेक्सचुअल पैसेज जैसा ही होता है। 10 मार्क्स का होता है, इसको 20 मिनट में सॉल्व करना है। देखो, टेक्सचुअल पैसेज 15 मिनट में था और नॉन टेक्सचुअल 20 मिनट्स में, और 20 मिनट्स में इसलिए है क्योंकि किताब के बाहर का है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसके लिए उसमें 5 मिनट ज्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4B, इस सेम सेक्शन में समरी आती है। समरी उसी पैराग्राफ की, जो पैराग्राफ आपने प्रश्न उत्तर के लिए किया है ऊपर, उसी को आपको समरी करनी है और उसका टाइटल देना है। समरी यानी सारांश, उस पैराग्राफ को पढ़कर समझकर छोटा करके अपने शब्दों में, जो आपको उसमें से समझ में आया और जो लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, उसके सेंटेंसेस बनाकर और एक टाइटल देकर आपको वहां पर समरी बनानी है 5 मार्क के लिए। और इसके लिए भी 15 मिनट्स दिए हैं, हालांकि इसमें भी 15 मिनट्स नहीं लगते। आप बस फर्क इतना, सिर्फ क्यों कम लगेगा टाइम, आपको लगातार उस चीज की प्रैक्टिस करनी है, जो अभी हम करेंगे आगे भविष्य में। अभी आपको क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो और आप हो सके उतने आसपास से बच्चों से अपने क्वेश्चन पेपर्स जमा करिए, टीचर्स से जमा करिए, और उन पेपर्स को 3 घंटे का ये टाइम लगाकर सॉल्व करिए। अगर आपने 10 पेपर सॉल्व कर लिए ना, तो बस आपको अब उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे सेक्शन 5 आता है हमारा, लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 5A B,
लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल, डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग। ए में 2 लेटर दिए होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क के लिए 15 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है। फिर डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग, इन दोनों में ऑप्शन होता है B1 B2 ऐसे करके, तो आपको दोनों में से कोई एक करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आगे मैंने लैंग्वेज स्टडी में बोला था आप ऑप्शन के साथ पूरा सॉल्व करो, पर यहाँ पर आप ऑप्शन के साथ पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई एक ही सॉल्व करना है आपको, क्योंकि समय को ध्यान में रखना है हमें। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में से कोई एक लेटर सॉल्व करोगे आप, या और डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग में से भी एक सॉल्व करोगे। 5 मार्क के लिए दोनों है, 15 मिनट्स में आपको वो हल करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आएगा, वर्बल टू नॉन वर्बल, वर्बल टू वर्बल एंड वर्बल टू नॉन वर्बल। ओके, अब इसमें ओके वर्बल टू नॉन वर्बल होता है वो। इसमें आपको कुछ जानकारी दी होगी, ये आपने लास्ट ईयर किया है ये भी, और हम आगे उसको डिटेल में करेंगे। तो इसमें कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन दी होगी पाई चार्ट के रूप में, या ट्री डायग्राम के रूप में, या एक टेबल फॉर्म में, उसको आपको पैराग्राफ में बनाना है। या फिर दूसरा ऑप्शन होगा, पैराग्राफ दिया होगा और उसको आपको चेंज करना है पाई चार्ट के रूप में, या टेबल दिया होगा, टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, इस तरह से आपको उसको नॉन वर्बल में चेंज करना है। ये भी दोनों में से कोई एक ही करोगे आप, 5 मार्क के लिए 15 मिनट्स में सॉल्व करना है। फिर 6B में दो ऑप्शन है, एक्सपांड द थीम एंड न्यूज रिपोर्ट, ठीक है। अब एक्सपांड द थीम में आपको कोई टॉपिक या कोई प्रोवर्ब दिया होगा, उसको आपको ऐसे की तरह एक पैराग्राफ उस पर लिखना है 5 मार्क के लिए, या फिर आपको न्यूज रिपोर्ट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आपको सॉल्व करना है, अगेन 5 मार्क के लिए 15 मिनट्स में, ओके। और लास्ट सेक्शन है हमारा 6 स्किल डेवलपमेंट का, इसमें ट्रांसलेशन दिया होता है। ट्रांसलेशन में आपको 3 पार्ट आएंगे, पहले 6 वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से कोई भी 4 करने पर, इसमें फिर से मैं कहूंगी कि आपको 6 के 6 पूरे आप सॉल्व कर दो, ताकि बेनिफिट ऑफ डाउट पे, ये नहीं तो वो कोई ना कोई आपको राइट मिल जाए। देन 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, उसमें से कोई 2 सेंटेंस आपको सॉल्व करने हैं 2 मार्क के लिए, और फिर 2 प्रोवर्ब दिए होंगे, 2 प्रोवर्ब में से एक प्रोवर्ब आपको करना है। पर अगेन इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन का जो है वो आप ऑप्शन के साथ पूरा सॉल्व करिए, मतलब पूरा ही ट्रांसलेशन सॉल्व करिए, ताकि कुछ अगर रॉन्ग हो तो उसकी जगह दूसरा कोई राइट हो जाए और आपको वहां पर मार्क्स मिल जाए। फिर से बोल रही हूँ, हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो, और क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन, वो आप पूरा ऑप्शन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। और बाकी सब में, मतलब स्पेशली राइटिंग स्किल में ऑप्शन चूज नहीं करेंगे हम एक ही उसमें से जो हमको चाहिए वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो ज्यादा टाइम लेगा हमारा लिखने में, ठीक है। ये सब मिनट्स को टोटल करते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास 3 घंटे में 15 मिनट बच जाते हैं। अब ये 15 मिनट में पीछे आप पूरा पेपर जो आपने सॉल्व किया है उसमें से अगर आपका कुछ छूट गया है तो उसको कंप्लीट करिए, और अगर नहीं छूटा है तो बहुत अच्छी बात है। ये 15 मिनट में आपको पूरा पेपर एक बार रिवाइज कर लेना है, देख लेना है कि सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं बराबर से, और अगर हो गया है तो उसको पूरा रिवाइज करके फिर पेपर क्लोज करना है, ओके। टाइम का बहुत ध्यान रखना है, टाइम देखकर ही पेपर पूरा सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन को जितना टाइम दिया गया है उतने टाइम में ही वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर उससे ज्यादा टाइम आप उसमें लगाएंगे तो पीछे के जो सारे क्वेश्चंस है उसका टाइम कम होता जाएगा और आपका पेपर छूटने का चांस रहेगा, ठीक है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि पेपर पूरा कंप्लीट करना है, और इसके लिए क्या करना है, हमें 10 से 12 क्वेश्चन पेपर्स 3 घंटे का टाइम लगाकर सॉल्व करना है। पहली बार में पेपर पूरा नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में नहीं होगा, चौथी बार में जरूर होगा अपने आप ही। आपको ही अपनी गलतियां पता चलती जाएंगी, खुद ही खुद से प्रैक्टिस करते जाना है।
आपको ही पता चलती जाएगी कि मेरी गलती यहाँ हो रही है, वहां हो रही है, और उसको सुधारना है अगली बार में। और ऐसा करते करते अपने आप बोर्ड एग्जाम तक फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे 80 मार्क का पेपर देने के लिए। ठीक है, अब हमारे एक टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा है नॉन टेक्सचुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, मार्क्स 10 मार्क्स, टाइम 20 मिनट्स। ओके, ये हमने देख लिया है। अब इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसका सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी होगी। सिंपल फैक्चुअल मतलब ऊपर जो फैक्ट दिया है, मतलब जो पैराग्राफ ऊपर आपको दिया गया है अनसीन, उसी पर आधारित एकदम आसान आसान प्रश्न होंगे इसमें। अब 2 मार्क्स का है ये, इसमें 4 क्वेश्चन हो सकते हैं या एक क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, तो अगर 2 है तो 1 मार्क का एक एक क्वेश्चन है, और अगर 4 है तो हाफ मार्क ईच है। इतना आपको समझ में आता ही है। फिर सेकंड है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल यानी ऊपर जो सिंपल फैक्चुअल है उससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स, इसमें थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, पर एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होता वो। सिंपल फैक्चुअल और कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्वेश्चंस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो आपके टेक्स्ट बुक के, अगर आप पीछे सारी वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों की गलती अक्सर कि उन्हें प्रश्न ही समझ में आता कि इसमें करना क्या है। करना बहुत आसान चीज है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर कभी कभी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस दिए हैं ना, उनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो आपको अपने आप पता है कि ये क्वेश्चन आया तो इसके अंदर मुझे क्या सॉल्व करना है। ठीक है, हर चैप्टर के पीछे और आगे जो चिट चैट है, पीछे जो इंग्लिश वर्कशॉप है, उसको आप अच्छे से सॉल्व करिए समझकर, तो अपने आप आपको इसमें क्वेश्चन समझ में आएंगे कि इसमें क्या क्या करना है। ओके, देन क्वेश्चन 3A होगा एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार। हमारा जो शब्द ज्ञान इसके अंदर दिया हुआ है वो उस पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्न होंगे, 4 या 2, अगेन 2 है तो 1 मार्क का, और 4 है तो हाफ मार्क का। फिर फोर्थ है एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर। ग्रामर के अंतर्गत सब कुछ आ गया जो हमने 7वीं 8वीं 9वीं से ग्रामर पर टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें से कोई भी ग्रामर टॉपिक उस पैराग्राफ में होगा ही होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ग्रामर टॉपिक कुछ वहां से कोई सेंटेंस उठाकर वहां दिया होगा नीचे क्वेश्चन में, और उस पर वो ग्रामर टॉपिक दिया होगा, जैसे क्वेश्चन टैग ऐड करना हो गया या चेंज द वॉइस करना हो गया। ठीक है, फिर एक्टिव फिफ्थ है एक्टिविटी बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन अगेन दिखने में आपको शायद डिफिकल्ट दिखता होगा, लेकिन वो बहुत आसान होता है और बहुत स्कोरिंग भी होता है। इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, ये आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। अब इसमें इन ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और भी हो सकते हैं, पर कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिए हैं कि इस तरह के प्रश्न सिंपल फैक्चुअल में आते हैं। पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस होंगे, उन्हीं सेंटेंसेस को ऊपर सेम या थोड़ा सा गलत करके दिया होगा और उसको आपको ट्रू और फॉल्स करना है। राइट वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको वो राइट है या रॉन्ग है, वो सेंटेंस वहां पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है, या फिर किस तरह से हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। एक सेंटेंस पैराग्राफ से डायरेक्टली दिया होगा और बीच का एक वर्ड डैश करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जैसे डैश करके दिया होगा। बहुत सिंपल होता है, सिर्फ सेंटेंस ढूंढना है, कौन सा वर्ड मिसिंग है वो ढूंढना है और वहां पर उसको फिल करना है, अंडरलाइन करना है। तो वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नेम द फॉलोइंग, कोई वहां से एक संकल्पना, कोई कॉन्सेप्ट उठाकर दिया होगा और वहां पर आपको उसको सिर्फ नेम करना है। उसका सिर्फ बताना है कि ये चीज क्या है। हाँ, जैसे कोई गर्ल के बारे में है तो गर्ल इज इन द गर्ल विच इज इन पिंक फ्रॉक, ऐसा दिया होगा अगर, तो वहां उस गर्ल का नाम होगा, वहां आपको लिखना है कि गर्ल का नेम ये है, तो वो नेम द फॉलोइंग हो गया। ओके, देन
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। एक कोई सेंटेंस होगा, उसके 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से तो 4, उसमें से कोई 3 रॉन्ग होंगे। आपको करेक्ट MCQ, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से कोई एक आपको चूज करके लिखना है कि ये इसका राइट आंसर है। देन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ, ये ध्यान देना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब बहुत ही इजी होता है ये, पर इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे गड़बड़ाते हैं कि आपको वही सेंटेंसेस, सेम सेंटेंसेस नीचे पैराग्राफ में दिए हैं, आपको क्रम से, उसको उचित क्रम से ही लगाना है। बस ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आया पैराग्राफ में और कौन सा सेंटेंस बाद में आया पैराग्राफ में, उसको बस उचित क्रम से लगाना है। बच्चे इसका जबरदस्ती आंसर ढूंढने लगते हैं और लिखने लगते हैं, ठीक है? तो ये गलती मत करिए, ये वर्ड्स याद रखिए, प्रॉपर सीक्वेंस, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस। देन मैच द कॉलम, कोई 2 अलग अलग कैटेगरीज दी होगी और उनको आपको मैच करना है, जैसे नाउन हो गया, उसके साथ में उसके एडजेक्टिव हो गए, या कोई 2 कैरेक्टर्स हो गए, तो उस पैराग्राफ में जो चीज जैसे होगी उस हिसाब से उसको मैच द कॉलम करना है। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, ये कोई सेंटेंस दिया होगा और ये सेंटेंस किसने किससे कहा है वो आपको लिखना है। या फिर चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड कंप्लीट, वही सेम सेंटेंस आधा दिया होगा रिक्त स्थान की तरह, और आपको उसका करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट जो ऑल्टरनेटिव है वहां पर अगेन ऑप्शन दिए होंगे आंसर के, आपको ढूंढ कर लिखना है। तो बहुत इजी इजी एक्टिविटीज होती है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि हमने अगर टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज सॉल्व की हैं तो ये अपने को अपने आप आसानी से आ जाएगा। ओके, देन A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस करेक्टली। मैच द फॉलोइंग पार्ट्स, एक सेंटेंस को तोड़कर अलग अलग कॉलम में दे दिया होगा और उचित जोड़ियां मिलाओ, मैच द कॉलम, मैच द सेंटेंसेस। अगेन ये हमने A1 में भी देखा, मैच द कॉलम आया। तो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में और सिंपल फैक्चुअल में जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, ठीक है? आसान, ये दोनों ही जो है वो आसान होते हैं, ये सिर्फ नाम के लिए कॉम्प्लेक्स है, ये असल में कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना है। फिर कंप्लीट द सेंटेंस, अगेन वही ऊपर ट्रू और फॉल्स आ जाता है A1 में, तो नीचे सेकंड A2 में कंप्लीट द सेंटेंस आ जाता है। तो कंप्लीट सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, पैराग्राफ से ढूंढना है और आगे का सेंटेंस कंप्लीट करना है। फिर क्रॉस आउट द ऑड मैन आपको ऑड वर्ड आउट, ऑड असंगत शब्द, आप साइंस में वगैरह करते हैं, असंगत शब्द अलग कीजिए। तो वैसे इसमें सेम कैटेगरी के 3 शब्द दिए होंगे और एक अलग दिया होगा, तो आपको वो जो अलग कैटेगरी वाला वर्ड है उसको निकालकर आंसर में लिखना है कि ये अलग है, ये इस ग्रुप का नहीं है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, गोट एंड बर्ड। तो डॉग, कैट, गोट क्या है? जानवर है, और बर्ड क्या है? पक्षी है। तो ऑड वन क्या हुआ? बर्ड हो गया, ठीक है? तो वो आपको अलग आंसर में उसको लिखना है, ठीक है? फिर कंप्लीट द फॉलोइंग वेब दिया होगा, वेब आपको पता ही है, उसमें में बीच में कुछ एक टॉपिक दिया होगा और उससे रिलेटेड 4 चीजें आपको वहां पर बॉक्सेस दी होंगी, उस बॉक्सेस में फिल करनी है, ठीक है? फिर fill in the blanks with correct words from the passage, fill in the blanks करना है, अगेन वर्ड ऊपर पैसेज में, पैसेज से आपको पढ़ना है वर्ड को और सेंटेंस पढ़ना है, और जो उसमें सही बैठ रहा है उसको वहां पर फिल करना है, ठीक है? फिर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस, अगेन ये वही क्वेश्चन ऊपर जो आया था, प्रॉपर सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पैराग्राफ में देखना है कौन सी चीज पहले आई और कौन सी बाद में आई, और उसको उन सेंटेंसेस को उचित क्रमानुसार लगाना है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट, सेम चीज, वापस से रिक्त स्थान दिया होगा या कोई वाक्य पूरा अधूरा दिया होगा और उसको उसके ऑल्टरनेटिव दिए होंगे, उसके ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प, आपको वहां विकल्प दिए होंगे 4, वो 4 में से सही कौन सा है वो आपको चुनना है और उस वाक्य को कंप्लीट करना है। तो A1 A2 में बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत आसान,
सिर्फ आप क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में है उनको ईमानदारी से सॉल्व करते रहिए साथ साथ में, ताकि आपको ये सब जो है वो डिफिकल्ट नहीं जाएगा, एकदम आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देन थर्ड है हमारा A3 एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार। हाँ, तो पैराग्राफ में जो वर्ड्स दिए हैं, शब्द दिए हैं, उन पर आधारित बहुत आसान आसान सी वोकैबुलरी एक्टिविटी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गिव वन वर्ड फॉर, आपको एक बहुत सारे शब्द मतलब कोई अर्थ दिया होगा और उस अर्थ का एक शब्द वहां पर मौजूद होगा पैराग्राफ में, तो आपको ढूंढना है कि कौन सा वो शब्द है जिसका अर्थ ये है जो यहाँ क्वेश्चन में दिया है, और वो शब्द वहां लिखना है। वन वर्ड है, वो वन वर्ड में है लेकिन उसका अर्थ वहां पर आपको डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी, सिनोनिम्स यानी समानार्थी आपको लिखने हैं, वहां दिए होंगे पैराग्राफ से। समानार्थी दिए, कोई समानार्थी शब्द दिया होगा आपको पैराग्राफ से, उसका सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढ के लिखना है, या विरुद्धार्थी ढूंढ के लिखना है। ठीक है, पर ये पैराग्राफ से ही सब ढूंढना होता है, आपको नीचे दिया जाता है क्वेश्चन में। फिर फाइंड आउट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। सिमिलर वर्ड्स अगेन सिनोनिम्स ही हो गया, सिर्फ ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग है। हाँ, तो आपको वही मैंने कहा बार बार कि आप टेक्स्ट बुक सॉल्व करते रहिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सिमिलर वर्ड पैसेज से ढूंढने मतलब अगेन सिनोनिम्स आपको ढूंढने हैं, समानार्थी ढूंढने हैं। फाइंड आउट एनी 4 कंपाउंड एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। कोई भी 4 नाउन लिखो, सारे नहीं पूछे जाएंगे, ये एक एग्जांपल है कि कोई भी 4 एडवर्ब ढूंढ के निकालो, तो आपको एडवर्ब ढूंढने हैं, एडजेक्टिव ढूंढने हैं 4, तो ये 2 मार्क्स के लिए होगा, इसलिए आपको 4 ढूंढ कर लिखने हैं, या 2 भी पूछा जा सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि 4 लिखना है या 2 लिखना है। फिर मैच द डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव वर्ड्स विद नाउन फ्रॉम द पैसेज। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसलिए ब्रैकेट में दिया है, देखो वहां नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी आपको समझना है कोई चीज किसी को डिस्क्राइब करनी है, कर रही है, यानी उसका वो एडजेक्टिव है। ठीक है, वो उसका विशेषण है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड अगर पूछा जा रहा है तो डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब ही वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, तो पैराग्राफ से कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड एक तरफ दिए होंगे और एक तरफ नाउन दिए होंगे, आपको उनको मैच करना है, कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड, कौन सा विशेषण किस नाउन का है, किस संज्ञा का है। या फिर सेम चीज वर्ब और एडवर्ब के लिए भी हो सकती है, वर्ब दिए होंगे और एडवर्ब दिए होंगे, तो पैराग्राफ से आपको देखना है कि कौन सा एडवर्ब कौन से वर्ब का है और आपको उसको मैच करना है। ठीक है, फिर अब मैच करना है, वो बच्चों जैसे से लाइनें खींच के मैच नहीं करना, ए कॉलम लिखना और उसके आगे आंसर का कॉलम लिखना सीधा। फिर मैच द पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्ड्स। हमने ऊपर देखा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे हैं, तो ये उसका एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है खाली, कि आपको अपोजिट वर्ड्स ही लिखने हैं, पर वहां पर दिया होगा कॉलम ए बी करके, तो आपको उसको मैच करना है खाली कि ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। अगेन कॉलम ए लिखना है और उसके सामने उसका अपोजिट आंसर में लिखना है। लाइनें खींचकर जोड़ियां नहीं मिलानी है। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ये सेम ऊपर जो क्वेश्चन आया गिव वन वर्ड फॉर, उसके जैसा ही है। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, पैसेज में से एक ऐसा शब्द ढूंढो जिसका अर्थ, विच मीन जिसका अर्थ ये निकलता है कि ये, फिर वो अर्थ दिया होगा इसके आगे, तो वो अर्थ जो दिया है वो पढ़ना है, आपको समझना है, और वो अर्थ किस शब्द का है उस शब्द को पैराग्राफ से आपको ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, अभी शायद सुनने में आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर अगर आपने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व की है अभी तक तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, फिर A4 एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर। हमारा जो पैराग्राफ में जिस जिस चीज का ग्रामर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, फिर भी उस तरह के सेंटेंसेस हैं, तो ग्रामर टॉपिक हमारे जितने हैं वो सारे, उसमें से कोई भी 2 टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, टेंसेस, वॉइस,
डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, WH question, question tag, type of sentences, infinitive gerund, rewrite the following sentences by choosing correct tail tag given in the bracket. अब tail tag ध्यान रखिए, tail tag जो होता है वो question tag होता है, ठीक है। tail यानी पूछ, tail tag पीछे tail tag लगाना, पीछे पूछ लगाना। तो ये क्वेश्चन टैग में ही होता है। आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सेंटेंस दिया होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और 4 ऑप्शन, चारों क्वेश्चन टैग के ऑप्शन होते हैं। तो आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग चूज करके वहां सिर्फ ऐड करना है। अब चूज कैसे करना है, वो उसके लिए आपको क्वेश्चन टैग आना चाहिए, क्वेश्चन टैग सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन टैग आपको आता है तो ये बहुत आसान है करना। टेंसेस सेम, टेंस चेंज करने के लिए आता है, टेंस पहचानने के लिए आता है, वॉइस चेंज द वॉइस करने आता है, उसके आगे और क्वेश्चन आएंगे वॉइस के लिए। डिग्री चेंज द डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करना। WH क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरलाइन, एक सेंटेंस दिया होगा, उसका कोई भाग, कोई आधा भाग अंडरलाइन होगा और फिर आपको उसमें उसके लिए क्वेश्चन बनाना है कि वो अंडरलाइन पार्ट जो है वो आपको आंसर में मिले। इसके लिए भी आगे एक क्वेश्चन है, बताती हूँ आगे आएगा, ओके। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना, एज वेल एज, बिगिन योर सेंटेंस विथ। अब ये क्वेश्चन ध्यान दो, बिगिन द सेंटेंस विथ, आपका सेंटेंस इस से बिगिन करो। अब इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है और उसके पीछे का जो भाग है वो आपको दिया होता है कि इससे सेंटेंस शुरू करो। मतलब ही क्या करना है, आपको चेंज द वॉइस करना है, ठीक है। चेंज द वॉइस में हमारा रूल है ना, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस के पीछे जो दिया है उससे सेंटेंस स्टार्ट करना है, मतलब क्या करना है, आपको चेंज द वॉइस करना है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। बस ये टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने की बात है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें मुझे चेंज द वॉइस करना है, ओके। देन गिव द वर्ब नाउन रूट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया होगा, उसका वर्ब फॉर्म, मेन वर्ब फॉर्म क्या है, या उसका नाउन फॉर्म क्या है, या उसका रूट फॉर्म क्या है, वो आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्रैकेट। ये बहुत आसान होता है, प्रीपोजिशन भरने हैं खाली। तो आपको ब्रैकेट में प्रीपोजिशन के ऑप्शन भी दिए होंगे, आपको बस वहां पर उसको फिल करना है। रीराइट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए एक सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन दिया है मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको लिखना है वो सेंटेंस। अब वो कोई भी सेंटेंस को किसी भी और टेंस में पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही पूछा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो सकता है, कोई भी प्रकार में आपको उसको चेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई एंड नेम द क्लॉज। क्लॉज को नेम करना है या आइडेंटिफाई करना है, पूछा जाएगा कौन सा क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो वो आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू नेम द टेंस। अब टेंसेस दिए होते हैं, कई बार ऐसा दिया होता है क्वेश्चन, सेंटेंस दिया होगा एक और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ ये चूज करना है कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, ठीक है। तो वो सिर्फ आपको पहचानना, आप पहचानने के लिए आपको टेंसेस की जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप सही आंसर पहचान पाओगे। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग दो को ऐड करके, दो ऐड करना होता है शुरुआत में, वो आपको रूल्स सारे पता है वो चीज के, हाँ। तो वो दो ऐड करने, दो, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग दो यूज करना। ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो हम एक बार शॉर्ट में खाली डिस्कस करें कि ये चीजें ग्रामर में आ सकती है। राइट अ क्वेश्चन टू विच द अंडरलाइन वर्ड इज द आंसर। ये देखो, ये वही क्वेश्चन आया जो मैंने बोला ना आपको, WH क्वेश्चन में आता है कि अंडरलाइन वर्ड दिया होगा या सेंटेंस का कोई पार्ट अंडरलाइन करके दिया होगा और वो चीज आंसर मिले, ऐसा WH क्वेश्चन, व्हाट, विच, हु, इस तरह के WH क्वेश्चन आपको वहां पर फॉर्म करना है
कि वो जो अंडरलाइन पार्ट है वो हमको आंसर में मिले। चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्ब एंड एडजेक्टिव टू फिल इन द गैप्स। अगेन आप एडवर्ब और एडजेक्टिव शायद ऑप्शन में दिए होंगे आपको, और आपको उसको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ढूंढना है कि कौन सा इस सेंटेंस में राइट बैठता है और आपको उसमें फिल करना है उसको। ओके, देन राइट द रूट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। कोई एक वर्ब दिया होगा या वर्ब का अलग फॉर्म दिया होगा और उसका आपको रूट वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है वो आपको लिखना है पैराग्राफ में से। ठीक है, तो ये हमारे ग्रामर टॉपिक्स होंगे। ये लगभग आपने सारे ही पढ़े हुए हैं, बस आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, हमको एक बार रिवाइज करने हैं ग्रामर टॉपिक्स। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है A5 एक्टिविटी बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया होता है और वो 2 मार्क का होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, जनरली इसको छोड़ देते हैं, पर कृपया इसको कभी भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर भी शायद आप लोग को टीचर्स ने समझाया ही होगा कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में कुछ भी रॉन्ग नहीं होता कभी भी। पर्सनल रिस्पॉन्स यानी आपकी अपनी प्रतिक्रिया, तो आपकी अपनी प्रतिक्रिया गलत नहीं हो सकती कहीं भी। ठीक है, तो आपको अपने शब्दों में वहां पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो समझ में आ रहा है ना, आपको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। भले ही आपका ग्रामर वहां रॉन्ग होगा चलेगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वहां पर 3 लाइन 4 लाइन लिख कर ही आना है अपने शब्दों में उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, पर जनरली वहां पर उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अपने शब्दों में जो समझ में आए वहां पर लिखने की कोशिश करनी है। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो पैराग्राफ से कुछ उठाकर अपने सेंटेंसेस में बनाने की ट्राई करना है, पर उसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल यू डू इफ यू आर रॉब्ड बाय समवन यू नो वेरी वेल। आप किसको बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके द्वारा आप रॉब किए जाए, आपको लूट लिया जाए, आपके पैसे वगैरह लूट लिए जाए, तो व्हाट विल यू डू, तो मैं क्या करूंगी। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी। उस प्रतिक्रिया को आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाकर, भले टूटा फूटा ही सही, जो आपको समझ में आता है, पर आप कोशिश करिए कि आप सेंटेंसेस बनाकर वहां पर लिखें। क्योंकि जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी वो कहीं भी रॉन्ग राइट नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस में रॉन्ग राइट हो सकता है क्योंकि वहां एक स्पेसिफिक आंसर है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्स में आप हर बच्चे की अपनी अपनी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है, तो वहां पर कुछ भी रॉन्ग नहीं होता। इसलिए कभी भी इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत स्कोरिंग होता है। आप वहां लिख कर आ गए ना, 1 नंबर 1.5 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। आप 3 लाइन 4 लाइन अगर लिख के आते हैं अपने शब्दों में तो। ठीक है, तो इसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। What qualities do you think are required to become a good sportsman? एक गुड स्पोर्ट्समैन बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, तो आपको क्वालिटीज सोचनी है कि एक स्पोर्ट्समैन होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। तो वी रिक्वायर दिस क्वालिटी इन गुड स्पोर्ट्समैन, वी रिक्वायर दिस। अगर इतने ही खाली 2-4 सेंटेंस भी आपने सेम सेंटेंस क्वालिटी चेंज करके भी लिख दिए ना, तो भी आपको वहां अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, एक्सप्लेन करो। अब हमेशा ऐसे में ना ये जो 2 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं एक्सप्लेन, उसमें कभी भी यस यस या नो करके फर्स्ट सेंटेंस फिर से लिख देने का। ओके, नाउ यस एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी बिकॉज, अब एक्सप्लेन या इलेबोरेट करके जो दिया था उसमें बिकॉज करके ऐड करने का, आगे अपने मन से कुछ आंसर ऐड करने का वहां पर। ठीक है, फिर राइट 4 और 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट राइटर। आपके फेवरेट राइटर के बारे में 4-5 सेंटेंस लिखिए, तो बहुत आसान है। उसका नाम लिखो, उनकी जन्म तिथि ये है वो है, आप इतना भी लिख दोगे ना तो ये 4-5 सेंटेंस हो गए और आपको 1.5 नंबर मिल गया। ओके, देन whom will you consult if you have any doubts or questions in your mind? Why? Whom will you consult? आप किसको कंसल्ट करोगे, आपको दिमाग में कुछ डाउट है तो, और why, और क्यों करोगे वो भी आपको लिखना है। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे, ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी
इलैबोरेट, इलैबोरेट यानी विस्तार में लिखिए। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। कैन देयर बी लाइफ इन अनदर गैलेक्सी, दूसरी जो गैलेक्सी है, दूसरी कोई आकाश गंगा है ब्रह्मांड में, वहां पर और भी लाइफ हो सकती है क्या? तो हम लिखेंगे यस देयर कैन बी लाइफ इन अनदर गैलेक्सी। तो आपको आधा आंसर तो उस क्वेश्चन में ही मिल गया, सिर्फ आपको यस या नो ऐड करना है। नो देयर कैन नॉट बी एनी लाइफ इन अनदर गैलेक्सी। तो ये यस या नो आधा आंसर हो गया हमारा। और उसके आगे गिव योर रीजन, और आपको रीजन लिखना है। बिकॉज आई फील, ऐसे करके आपको आगे ऐड करना है कि मैं ये फील करता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ऐड करना है थोड़ा सा उसमें कि ये कारण से। तो वो कारण एक दो सेंटेंस में, और आधा सेंटेंस जो आगे का है उसमें यस या नो ऐड करके आप सेम सेंटेंस कॉपी कर दो, तो वो आपका आंसर बन जाता है अपने आप ही 3-4 लाइन का। ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट बेवरेज, वाई? आपका फेवरेट बेवरेज, बेवरेज यानी पेय पदार्थ, हाँ, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, तो आपका फेवरेट कौन सा है? कॉफी इज माय फेवरेट बेवरेज, ओके, या टी इज माय फेवरेट बेवरेज। व्हाई? बिकॉज आपको लिखना है आगे, बिकॉज इन माय फैमिली वी फॉलो ट्रेडिशन ऑफ इन द मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है कि हम जब उठते हैं तो हम चाय पीते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मैंने बचपन से पिए। तो आपको अपने मन से इसमें सिर्फ रीजन ऐड करना है कि मैंने बचपन से पिए इसलिए अच्छी लगती है, नहीं मुझे इस तरह के रीजन ऐड करके, और आगे सिर्फ उसका एक नेम देके, मतलब उसी क्वेश्चन से आपको आंसर अपने आप बनाना आना चाहिए। थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है खाली यहाँ पर। ठीक है। डू यू फील द सिनेमा कैन ऑलवेज अफेक्ट वन पॉजिटिवली? आपको लगता है कि सिनेमा जो है वो हमेशा पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं? वाई होगा आगे, ये इसमें आया नहीं शायद। तो यस आई फील द सिनेमा कैन ऑलवेज अफेक्ट वन पॉजिटिवली। नो आई डोंट फील। आप दोनों तरह से लिख सकते हो, हाँ हाँ मुझे लगता है ये अफेक्ट करता है पॉजिटिवली, या ना मुझे नहीं लगता है, और उसके बाद में फिर आपको रीजन देना है कि क्यों नहीं लगता है। ठीक है। तो एक्टिविटी A5 जो है बहुत आसान होता है, बस आपको अपने मन से उसमें सेंटेंसेस बनाना, फ्रेम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और आधा तो आंसर जैसे मैंने बताया आपको वहीं से मिल जाता है। ठीक है। तो A5 जो है उसको कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि A5 जो है वो आपका रिस्पॉन्स है, तो वो रॉन्ग नहीं हो सकता, बस आपको अपने शब्दों में वहां पर 3-4 लाइन लिख कर आना है। ठीक है। अब आई होप आपको ये सब डिटेल में जो समझाया सब समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सब चीज की मूल मंत्र क्या है इस सब का, कि आपको 3 घंटे के अंदर आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए पूरा। अगर आप पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है। और पूरा सॉल्व कब होगा? जब शुरुआत में जो हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था एकदम फटाफट में, शॉर्ट में, पर आपने शायद स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो वो टाइम डिवाइडेशन के साथ में आप पेपर सॉल्व करके देखेंगे। 10 से 12 पेपर सॉल्व करिए, आराम से आप पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, सिर्फ पास ही नहीं अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब इसके आगे ना हमारे पास समय खत्म होने आया है, तो इससे आगे मैंने 4 पैराग्राफ दिए हैं, अनसीन पैसेजेस, और उसके क्वेश्चंस है, मतलब 4 पैराग्राफ्स हैं अनसीन एंड क्वेश्चंस है उसके। तो मैं फटाफट थोड़ा सा स्क्रीन आगे कर रही हूँ, आप लोग सारे बच्चे लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका, ताकि बाद में आज के सारे लेक्चर्स होने के बाद में आप इसको एज अ होमवर्क, अब 20 मिनट का एक पैराग्राफ है इसमें, हम आपको टाइम याद होगा शायद कि 20 मिनट में आपको नॉन टेक्सुअल पैसेज कंप्लीट करना है। तो नॉन टेक्सुअल पैसेज जो 20 मिनट्स का टाइम लगाकर आप इन पैराग्राफ्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चारों पैराग्राफ को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-20 मिनट 4 पैराग्राफ में आपको सॉल्व करने हैं। ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पैराग्राफ है, और ऊपर A1 एक्टिविटी ट्रू और फॉल्स करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, ट्रू और फॉल्स देखना है, सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, और वहां पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ साथ में। उसके आगे की एक्टिविटीज है A2, A3, A4, A5, जो हमने सारा टाइप ऑफ एक्टिविटी अभी डिस्कस किया, ये उसी पर बेस्ड होता है।
नॉन टेक्सुअल पैसेज और टेक्सुअल पैसेज के टाइप ऑफ क्वेश्चंस सेम ही होते हैं, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये A1 A2 A3 A4 A5 सारे क्वेश्चंस हैं। पैराग्राफ 3 थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ओवरलैप हो गया है, पर वो दिख रहा है कि A1 जो है वो मैच द कॉलम है, आपको दोनों को कॉलम मैच करना है। ओके, देन ये A5 तक बाकी के क्वेश्चंस है इसके थर्ड पैराग्राफ के। देन पैराग्राफ 4 फोर्थ पैरा, और ये उसके पांचों क्वेश्चन है। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कुछ डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो मैडम से। अपना हैंड राइज कीजिए, अपना हैंड राइज कीजिए। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हो। काजल। हाँ काजल पूछो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आपने वो जो अनसिन पैसेज था ना, सेकंड वाला दिखाया, वो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, आप फिर से दिखाएंगे क्या? अच्छा ओके, सेकंड वाला। और कोई क्वेश्चन है तो बच्चों बोलते जाओ साथ साथ में आप। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? इस टॉपिक से संबंधित मैडम ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। सारा हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको दिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए। आपकी काजल जो भी स्क्रीनशॉट ले लो, पैरा 2 ये है। आपकी जो भी शंका है मैडम उसका निरसन करेगी। हाँ, शायद बच्चों को अच्छे से समझ में आया मैडम। अच्छा, और किसी कोई की हैंड रेज नहीं आया? हाँ, हैंड राइज किसी का नहीं है अभी। अच्छा थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके सर, थैंक शिवा यू वेरी मच। शिवानी हाँ कुछ पूछ रही है। शिवानी, हाँ पूछो बेटा। शिवानी, शिवानी पूछो। पूजा का शिवानी, भी आया है। शिवानी चौरसिया। पूजा पूछो बेटा। पूजा, टीचर फर्स्ट वाला पैराग्राफ, फर्स्ट वाला का मैंने उसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, वापस दिखा दो ना। अच्छा आप पूछिए। पंतनगर स्कूल। सर रवि, सर हाँ पूछ। डू डायरेक्ट क्या होते हैं? क्या बेटा? डू डायरेक्ट डू एज डायरेक्टेड क्या होता है पूछ डू रहा एज है। डायरेक्टेड, ओके। डू एज डायरेक्टेड यानी क्या होता है पता है? क्वेश्चन नंबर 4A ग्रामर में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें डू एज डायरेक्टेड का अर्थ होता है कि वैसा करिए जैसा पूछा गया है। मतलब उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें दोनों अलग अलग टॉपिक पे होंगे, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन टेंस पे होगा, कोई एक दूसरे किसी टॉपिक पे होगा, जैसे क्वेश्चन टैग पे होगा या कोई वॉइस पे होगा। तो जैसा उसमें क्वेश्चन दिया गया है वैसा आपको करना है, सिर्फ वही है उसका अर्थ, और कुछ नहीं है। मतलब वो ग्रामर टॉपिक ही है, सिर्फ उसमें ये आपको जैसा पूछा गया है वो आपको करना है, ये उसका अर्थ है, ठीक है। हाँ, अभी शायद किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है मैडम। हाँ हाँ ओके, थैंक यू मिस। ओके, थैंक यू सर।